हेलो दोस्तों, engineeringmindset.com से मैं हूं पॉल। इस वीडियो में हम वीएफडी के बारे में मूलभूत बातें जानेंगे और फिर बात करेंगे कि वे कैसे काम करती हैं। याद रहे कि बिजली खतरनाक होती है और घातक हो सकती है। किसी भी इलेक्ट्रिकल काम को करने के लिए आपको योग्यता प्राप्त और सक्षम होना चाहिए। अगर आप एचवैक में काम करते हैं तो आपको डैनफॉस के इन्वर्टर कंप्रेसर आजमाने चाहिए। डैनफॉस ने हमारे आज के वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। इस वीडियो में दिखाए गए वीएफडी की तरह ही वेरिएबल स्पीड टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करने पर इन्वर्टर कंप्रेसर आपके एचवैक यूनिट को और भी एफिशिएंट बनाते हैं, आपके और आपके ग्राहकों के पैसे भी बचाते हैं। अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो डैनफॉस पर कई ई-लेसन्स और केस स्टोरी उपलब्ध हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीएफडी का पूरा नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और वे कुछ ऐसे दिखते हैं। आपने शायद इन्हें एसी ड्राइव्स के नाम से भी सुना होगा या फिर इन्हें वेरिएबल स्पीड ड्राइव भी कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग एसी मोटर के घूमने की गति यानी रोटेशनल स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हमें सभी इंडस्ट्रियों में एसी मोटर और वीएफडी का प्रयोग देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से एचवैक में। उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर के सिस्टम में कंप्रेसर की गति को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग होता है, जिससे रेफ्रिजरेटर कूलिंग डिमांड को बराबर पूरा कर पाते हैं और ऊर्जा की काफी बचत होती है। परंपरागत तरीके में हम फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर्स का प्रयोग करते हैं, जो बस चालू और बंद किया जा सकता है, जिससे नियंत्रण बहुत कमजोर होता है और करंट का भी भारी प्रभाव होता है। हमें पंप और एचवैक के पंखों को नियंत्रित करने जैसे कामों में इनका प्रयोग देखने को मिल सकता है, जिससे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं तथा परफॉर्मेंस और नियंत्रण को बेहतर बना सकते हैं। वीएफडी यूनिट मोटर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जुड़ी होती है। यह यूनिट मोटर में जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर सकती है और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करके हम मोटर के घूमने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का प्रयोग करते हैं। वीएफडी कैसे काम करती है, यह समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मूलभूत बातें समझनी होंगी। इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है और पहले हम डीसी या डायरेक्ट करंट के बारे में जानेंगे। इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी सबसे सरल होती है और यह हमें बैटरियों, सोलर पैनल इत्यादि से मिलती है। आप डीसी इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना एक नदी के रूप में कर सकते हैं जो एक ही दिशा में बहती है। डीसी में इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से इसकी गति दिखा रहा हूं, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, लेकिन शायद आपको परंपरागत करंट देखने की आदत होगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन परंपरागत करंट ही मूल सिद्धांत है और उसका ही आज तक ज्यादा इस्तेमाल होता है। बस दोनों की जानकारी रखें और ध्यान दें कि कौन सा वाला प्रयोग में लाया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के लिए हमें सर्किट पूरा करना होता है, तब इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अपने सोर्स पर जाने का प्रयास करती है। जब हम ऑसिलोस्कोप का प्रयोग करके डीसी के लिए इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म देखते हैं तो पॉजिटिव रीजन में अधिकतम वोल्टेज पर सपाट रेखा दिखती है। अगर पावर बंद कर दें तो यह रेखा जीरो पर आ जाएगी। यदि बार बार पावर को ऑन ऑफ करें तो जीरो और अधिकतम के बीच एक स्क्वायर वेव पैटर्न मिलेगा। यदि स्विच को अलग अलग समयावधि के लिए पल्स करें तो हमें एक पल्सेटिंग पैटर्न प्राप्त होगा। दूसरे प्रकार की बिजली एसी या अल्टरनेटिंग करंट है। यह प्रकार आपके घरों और कार्यस्थलों के आउटलेट से मिलता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी में तांबे के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन लगाकर रिवर्स होते रहते हैं तथा फॉरवर्ड और बैकवर्ड बहते रहते हैं। इसकी तुलना समुद्र की उठती गिरती लहरों से की जा सकती है, जिनके दो अधिकतम बिंदु होते हैं, ज्वार और भाटा। यदि तांबे के तार को जनरेटर तक जाते हुए देखें तो ये तार कुछ कॉइलों से जुड़े हैं और ये कॉइल्स जनरेटर के अंदर लगी हुई हैं। बेसिक जनरेटर के अंदर हमें केंद्र में एक चुंबक भी मिलेगा जो घूमता है। चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, या आप इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के रूप में भी सोच सकते हैं। तार के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रूप से चार्ज होते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ध्रुवता के अनुसार चुंबक खींचता या धकेलता है। जैसे जैसे चुंबक कॉइल के पास से गुजरेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ कॉइल और जुड़े हुए तांबे के तारों के इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे या धकेलेंगे। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बदलती रहती है। चुंबक के ऊपर लोहे का चूरा छिड़ककर हम चुंबकीय रेखाओं को वास्तव में देख सकते हैं। जब चुंबक कॉइल के पास से गुजरता है तो कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आता है, जीरो से अधिकतम तीव्रता तक, और फिर जैसे ही कॉइल से गुजर जाता है वापस से घटकर जीरो तक। फिर नेगेटिव हाफ आता है और इलेक्ट्रॉनों को पीछे खींचता है तथा तीव्रता में वैसा ही बदलाव आता है। चुंबक हर पूरे रोटेशन पर एक वेव पैटर्न बनाता है जिसे साइन वेव कहते हैं। इस तरह की बिजली में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती और लगातार जीरो से पीक, वापस से जीरो, फिर नेगेटिव पीक और अंत में फिर से जीरो पर आती रहती है।
फ्रीक्वेंसी दिखाती है कि एसी साइन वेव प्रति सेकंड कितनी बार आवृत्ति करती है। उत्तरी अमेरिका और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में आउटलेट पर 60 हर्ट्ज की बिजली होती है, जिसका मतलब है कि साइन वेव प्रति सेकंड 60 बार दोहराती है तथा हर वेव का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ होता है। इसलिए ध्रुवता यानी पोलैरिटी हर सेकंड 120 बार रिवर्स होगी। बाकी दुनिया में 50 हर्ट्ज की बिजली होती है, इसलिए साइन वेव प्रति सेकंड 50 बार दोहराती है और करंट 100 बार रिवर्स होता है। हमारे पास सिंगल फेज और 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। सिंगल फेज में जनरेटर से केवल एक फेज कनेक्शन मिलता है, जिससे हमें केवल एक साइन वेव मिलती है। 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास तीनों फेजों के कनेक्शन होते हैं। फेज तारों के कॉइल होते हैं जो जनरेटर में एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगे होते हैं। इसका मतलब है कॉइलों में अलग अलग समय पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पीक मिलता है। इससे हमें 3 फेज मिलते हैं। हर फेज की साइन वेव दूसरे से सिंक नहीं होती है। याद रखें कि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी अपने सोर्स पर वापस जाना चाहती है। करंट अलग अलग समय पर आगे और पीछे की ओर बहता है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त करंट न्यूट्रल से बहकर सोर्स में चला जाता है और यह तभी होता है जब संतुलन बिगड़ जाता है। सिंगल फेज में पीक के बीच अधिक अंतराल होते हैं, लेकिन 3 फेज में इन्हें एक साथ कंबाइन करके अंतराल को भर दिया जाता है और इसलिए ये अधिक पावर देते हैं। उत्तरी अमेरिका में घरों के इंस्टॉलेशन में स्प्लिट फेज सिस्टम मिलता है। इनमें 2 हॉट वायर्स और एक न्यूट्रल होता है। यह एक सिंगल फेज सप्लाई है जो ट्रांसफार्मर पर आधे में बांट दी जाती है। इसके बारे में पहले ही विस्तार से बताया है, उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक नीचे दिए गए हैं। हम एसी मोटर की पावर सप्लाई में वीएफडी इंस्टॉल करते हैं। अधिकतर एप्लीकेशनों के लिए यह 3 फेज सप्लाई होती है। मैं इन फेजों को लाल, पीले और नीले रंग से रंगने वाला हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इससे देखने में आसानी होगी, लेकिन हर देश का कलर कोड अलग होता है, इसका ध्यान रखें। तीनों फेज वीएफडी में प्रवेश करते हैं और रेक्टिफायर से कनेक्ट होते हैं। रेक्टिफायर में पैरेलल में कई डायोड जुड़े होते हैं। डायोड्स इलेक्ट्रिसिटी को केवल एक ही दिशा में बहने देते हैं और एक विपरीत दिशा से वापस आने पर रोकते हैं। चूंकि एसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रवाहित होती है, हम इसके पाथ को नियंत्रित कर सकते हैं और इससे हमें रफ डीसी आउटपुट मिलता है। यह रफ डीसी इलेक्ट्रिसिटी डीसी बस के दूसरे हिस्से में बहती है। यह एक फिल्टर है जो रेक्टिफाइड डीसी को साफ, स्मूथ, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स का प्रयोग करता है। यह गैप के दौरान इलेक्ट्रॉन छोड़कर रिपल्स को स्मूथ करता है। स्मूथ डीसी फिर अंतिम सेक्शन में बहती है जो इन्वर्टर है। इन्वर्टर में कई इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिन्हें आईजीबीटी के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जोड़ में खुलते और बंद होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कौन सा पाथ लेगी और हर पाथ पर कितनी देर तक बहेगी, इसे नियंत्रित करके हम डीसी सोर्स से एसी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। आइए अब हर एक पार्ट को विस्तार से देखें। वीएफडी के पहले हिस्से को देखेंगे जो कि रेक्टिफायर है। इस हिस्से में 6 डायोड्स पैरेलल में लगे हैं। हम इन्हें क्रम से 1 से 6 नंबर देंगे। 3 फेज में से हर एक डायोड्स के एक जोड़े से कनेक्टेड है। जैसा कि हम जानते हैं, सर्किट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को अपने स्रोत पर वापस आना पड़ता है। इस सेटअप में करंट लोड से होकर प्रवाहित होगा और दूसरे फेज से स्रोत पर वापस लौटेगा। यह ऐसा कर सकता है क्योंकि हर फेज में करंट अलग अलग समय पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। कुछ ही समय में हम यह विस्तार से देखेंगे। लोड कुछ भी हो सकता है, लैंप, मोटर या एक पूरा सर्किट। इस केस में यह बस बाकी वीएफडी सर्किट को दिखाता है। इलेक्ट्रिसिटी बारी बारी से सप्लाई फेजों में जाएगी, लेकिन डायोड इसे केवल पीक फेज से ही पास होने देते हैं और बाकी को रोक देते हैं। मैं इन्हें एनिमेट करके दिखाता हूं। आइए इसे काम करते हुए देखें। पहला वाला फेज 1 है। यह आता है और एक ही दिशा में प्रवाही हो सकता है, जो कि डायोड 1 है। फिर यह लोड से होकर गुजरता है। एक बार जब करंट लोड से होकर गुजर जाता है तो करंट को सोर्स पर वापस जाना होता है और फेज 2 इस साइकिल के नेगेटिव हाफ में होता है। करंट डायोड 6 से होकर फेज 2 में जाता है। अगले सेगमेंट में देख सकते हैं कि करंट अभी भी फेज 1 और डायोड 1 से बह रहा है, लेकिन अब फेज 3 इसके नेगेटिव हाफ में है, तो करंट अब डायोड 2 से होकर इस फेज में बहेगा। अगले सेगमेंट में फेज 2 अपने पीक पर पहुंचने वाला है, तो करंट डायोड 3 से होकर इस फेज में बहेगा।
फिर यह लोड से होता हुआ डायोड 2 द्वारा वापस फेज 3 में आ जाएगा। अगले सेगमेंट में करंट अभी डायोड 3 से होकर फेज 2 में जा रहा है, लेकिन अब फेज 1 इसके नेगेटिव हाफ में है, तो करंट डायोड 4 से होकर फेज 1 में जाएगा। अगले सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि फेज 3 अब पॉजिटिव पीक की तरफ जा रहा है, तो अब करंट डायोड 5 से होता हुआ इस फेज में जाएगा। फिर लोड से होकर डायोड 4 से फेज 1 में लौट आएगा। अंत में करंट डायोड 5 के द्वारा फेज 3 से होकर गुजरता है। फिर लोड से होता हुआ डायोड 6 से होकर वापस फेज 2 में आ जाता है। यह साइकिल लगातार दोहराया जाता है। 3 फेज सप्लाई के ऑसिलोस्कोप में एसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 साइन वेव्स दिखाई देंगी, लेकिन लोड पर ऑसिलोस्कोप में कुछ रिपल्स के साथ यह डीसी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देगी। अब हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी को स्मूथ करने के लिए इन रिपल्स को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर स्टोरेज टैंक की तरह होता है और जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को सोख लेता है। कमी होने पर यह इलेक्ट्रॉनों को निकालता है। इससे डीसी इलेक्ट्रिसिटी स्मूथ होकर ऑसिलोस्कोप पर स्मूथ सिग्नल के रूप में दिखेगी। हमने पहले ही कैपेसिटर्स के बारे में विस्तार से बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक नीचे दिया गया है। अब हमारे पास क्लीन डीसी है, तो हम इसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पर बारीकी से नियंत्रित एसी में बदलने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमें इन्वर्टर की जरूरत होगी। इन्वर्टर मूल रूप से कुछ आईजीबीटी होते हैं, जो एक तरह के स्विच हैं जिन्हें बहुत तेजी से ऑन ऑफ किया जा सकता है। मैं आईजीबीटी के बजाय साधारण स्विचों का प्रयोग करके इसे एनिमेट करूंगा ताकि समझना आसान हो जाए। मैं इन स्विचों को इस तरह नंबर दूंगा। 3 फेज प्राप्त करने के लिए हमें स्विचों को जोड़े में खोलना और बंद करना होगा, जिससे करंट को सप्लाई से निकलकर रिटर्न पाथ में प्रवाहित होने की दिशा मिलेगी। इस तरह से जुड़ी हुई मोटर को अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। याद रखें कि एसी तब होती है जब करंट रिवर्स होता है। अगर एक लैंप को कुछ स्विचों और एक डीसी पावर सोर्स से कनेक्ट, तो स्विचों को सही क्रम में ऑन ऑफ करके हम लैंप में जाने वाले करंट को नियंत्रित कर सकते हैं। थ्री फेज सप्लाई के लिए 3 फेजों सिमुलेट करने के लिए स्विचों का समय निश्चित करेंगे। आइए देखें यह कैसे काम करता है। पहले स्विच 1 और 6 को क्लोज करेंगे। यह हमें फेज 1 से 2 फेज देगा। फिर स्विच 1 और 2 को क्लोज करेंगे। यह हमें फेज 1 से 3 फेज देगा। फिर स्विच 3 और 2 को क्लोज करेंगे। यह हमें फेज 2 और 3 देगा। फिर स्विच 3 और 4 को क्लोज करेंगे। यह हमें फेज 2 और 1 देगा। फिर स्विच 5 और 4 को क्लोज करेंगे। यह हमें फेज 3 और 1 देगा। फिर स्विच 5 और 6 को क्लोज करेंगे। यह हमें फेज 3 और 2 देगा। यह साइकिल बार बार दोहराता रहेगा। यदि हम इसे ऑसिलोस्कोप से देखें तो एक वेव पैटर्न दिखेगा जो एसी जैसा दिखता है, लेकिन यह थोड़ा चौकोर है। यह कुछ एप्लीकेशनों के साथ ठीक काम करेगा, लेकिन सभी के साथ नहीं। तो हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? याद करें, इस वीडियो में पहले मैंने कहा था कि हम वेव का स्वरूप बदलने के लिए स्विचों को विभिन्न गतियों और अवधियों के लिए चालू और बंद कर सकते हैं। हम यहाँ भी ऐसा ही कर सकते हैं। हम स्विचों को पल्सेटिंग पैटर्न में प्रति साइकिल कई बार तेजी से चालू और बंद करने के लिए कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। हर पल्स की विड्थ अलग होती है। इसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। साइकिल कई छोटे सेगमेंट में बटा होता है। हर सेगमेंट में जो कुल करंट बह सकता है वह निश्चित होता है, लेकिन स्विचों को तेजी से चलाकर हम प्रति सेगमेंट करंट की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। बढ़ते और घटते करंट का इससे प्रति सेगमेंट औसत करंट प्राप्त होता है, जिससे हमें वेव पैटर्न मिलता है और इससे लोड को साइन वेव मिलती है। हमारे पास जितने अधिक सेगमेंट होंगे उतना ही साइन वेव के नजदीक होंगे। स्विचों को कितने समय के लिए बंद किया गया है यह नियंत्रित करके हम आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए खुलने और बंद होने के समय को कम करके हम 240 वोल्ट या 120 वोल्ट आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। स्विचों की टाइमिंग नियंत्रित करके हम फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या जो भी एप्लीकेशन के लिए जरूरी है प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करके हम मोटर की रोटेशनल स्पीड को नियंत्रित कर रहे हैं। वीएफडी सर्किट पर वापस आते हुए आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को बदलने के लिए हम कंट्रोलर का प्रयोग करके स्विचों को तेजी से खोलेंगे और बंद करेंगे।
तो रेक्टिफायर, फिल्टर और इन्वर्टर को मिलाकर हमें हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल मोटर्स की गति नियंत्रित करने के लिए और सभी तरह के सिस्टमों में ऊर्जा की बचत को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता है। ओके दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन सीखना जारी रखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो देखें और मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और द इंजीनियरिंग माइंडसेट.com पर फॉलो करना न भूलें।